हे गाइस, अ वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो है उस बारे में जिसके लिए आप सब लोग वेट कर रहे थे, यानी कि मेरी पर्सनल इंटरव्यू एक्सपीरियंस की वीडियो, जो कि अभी इंटरव्यू हाल ही में हुए हैं एएफओ के। तो 3 मार्च से 6 मार्च तक एएफओ के इंटरव्यूज़ चले हैं, जिसमें से मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था 4 मार्च शाम को 1 बजे, यानी कि दोपहर के 1 बजे। मेरा इंटरव्यू सेक्टर 17 में हुआ है, चंडीगढ़ में, जहाँ पे पीएनबी के अंदर मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो जब हम 1 बजे पहुँचे तो काफ़ी ज़्यादा लोग आ चुके थे। उसके बाद उन्होंने हमें करेक्ट 1 या 1:10 के करीब उन्होंने हमें अंदर बुला लिया, और 1-2 घंटे के अंदर उन्होंने जो भी हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी वो हमारी कर ली। जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने वाले लोग थे वो काफ़ी ही ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के थे। लाइक जैसे मेरे जो आसपास के कैंडिडेट्स थे वो भी लड़कियां ही थी, तो एक टाइम पे 3 कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा रहे थे एक पैनल के। तो हम तीनों लड़कियां बैठी हुई थी, और वहाँ पे एक सर थे, वो कहने लगे, जो उनके साथ में मैम बैठे थे उनको कहने लगे, देखना ये लड़कियां जो हैं ये एएफओ लग जाएंगी और ये फिर हमें बोलेंगी कि हमारी चंडीगढ़ ट्रांसफ़र कर दो। तो वो सुन के बहुत अच्छा लगा कि हाँ, ये हमें उन लोगों की तरह ले रहे हैं जो मतलब कि इनमें से ही जॉब करने वाले निकलेंगे। हमें खुद अभी तक विश्वास नहीं होता, लेकिन वो हम पे विश्वास कर चुके हैं। तो इसी तरह से हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुई। उसके बाद उन्होंने हमारे अटेंडेंस ली, आइरिस स्कैन, थंब प्रिंट जो भी होता है वो हमारा उन्होंने श्योर किया। उसके बाद हमें उन्होंने भेज दिया जो मेन इंटरव्यू पैनल मेंबर्स होते हैं उनके पास। तो थर्ड पैनल के एग्जैक्ट सामने की मैंने वीडियो बनाई है। मैंने अपने वीडियो, जो मेरा इंटरव्यू व्लॉग है उसमें मैंने वीडियो डाली है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसे ज़रूर देखें। उसमें पूरा आपको पता लग रहा है कि एक इन्वायरमेंट इंटरव्यू का कैसा होता है। और वो जो कैंडिडेट जा रहे थे वो शायद फर्स्ट या सेकंड कैंडिडेट थे, और मेरा 6th नंबर था, बट फिर भी मैं वीडियो बना रही थी जस्ट टू किल माई नर्वसनेस। तो इन्होंने जल्दी इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दिया था, और फिर फाइनली मेरा नंबर आता है इंटरव्यू का। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ के लिए नर्वस थी कि जब मुझे इंटरव्यू से पहले, जस्ट पहले वाले कैंडिडेट को, जो बाहर एक अकेली कुर्सी लगी होती है उस पर बिठाया जाता है, तो मुझे उन्होंने वहाँ पे बिठा दिया कि आपका नेक्स्ट है। उस टाइम पे मैं अपने माइंड को बिल्कुल कूल डाउन करने की कोशिश कर रही थी, ताकि मैं कोई भी ब्लंडर ना करूँ अंदर जाके। और दूसरी चीज़ मैं ये कोशिश कर रही थी कि मैं पिछली बार शायद मैंने गुड मॉर्निंग बोल दिया था गुड आफ्टरनून में, बट वो चीज़ मैंने नोटिस नहीं करी। मुझे बाद में भी नहीं याद, अभी तक मुझे ये नहीं याद कि मैंने मॉर्निंग बोला है या आफ्टरनून बोला है। तो मैं ये चीज़ प्रैक्टिस कर रही थी कि गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बोलना है, ताकि मैं गुड मॉर्निंग ना बोलूँ। तो वो चीज़ मैंने प्रैक्टिस की, और फाइनली मेरा नंबर आया। बेल बजी अंदर से। मैंने डोर को धीरे से खोला और मैंने उनको सबको विश किया, गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले मैंने सेंटर वाले मेंबर को विश किया, गुड आफ्टरनून सर। फिर साथ में सबको गुड आफ्टरनून विश किया। फिर मैं खड़ी हो गई। खड़ी होने से पहले उन्होंने मुझे कह दिया था कि आप बैठ जाइए। तो मैं आराम से बैठ गई और अपने हैंड्स को अपनी नीज़ पे रेस्ट करवा दिया। फिर मैंने जैसे कि मास्क पहना हुआ था, तो वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट मेंबर थे। उनमें शायद 6 मेंबर थे मेरे हिसाब से, 6 या 5 मेंबर थे, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नंबर। उनमें से 3 मेल थे, और 3 या 4 मेल थे, और 2 फीमेल मेंबर्स बैठी थी। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि आप मास्क उतार सकते हो, बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओ। जिस टोन में मैं बोल रही हूँ उन्होंने मुझे इसी टोन में बोला, और वो बहुत हंसमुख लोग थे। तो उनको देख के मेरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रिलीव हो गया और नर्वसनेस कम हो गई। तो फिर मैंने ऐसे उनको स्माइल दी और मास्क उतार के सीधा करके रख लिया अपनी नीज़ पे। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किए। तो जो सेंट्रल मेंबर थे उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा शबनम, ये बताओ सबसे पहले कि आपने 12th कहाँ से और कब करी थी। तो उस टाइम पे मैं बहुत ही काम थी, नहीं तो ऐसा होता है कि याद नहीं रहता साल। तो मैंने बोला, सर मैंने अपनी 12th थी 2016 में इसी स्कूल से कंप्लीट करी। फिर सर कहते ओके। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने एग्रीकल्चर के लिए कितने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिए थे, क्योंकि आपके जो मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में वो अच्छे हैं। तो और शायद उन्होंने ये भी नोटिस कर लिया था कि मेरी जो ग्रेजुएशन है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से है, तो आपने कितने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिए थे यूनिवर्सिटीज़ के। तो मैंने उन्हें सच बताया, क्योंकि ऑनेस्टी भी एक क्वालिटी होती है जो वहाँ पे जज करी जाती है। तो मैंने उन्हें बोला कि सर, पहले हमारा एग्रीकल्चर का प्लान नहीं था, और जब ये प्लान हुआ कि एग्रीकल्चर करना है तो एग्ज़ाम्स निकल चुके थे, और इसी वजह से मैंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। तो फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि ओके शबनम, आपने एग्रीकल्चर तो कर ली, डिग्री भी हो गई आपके, मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इंटरेस्ट बना या नहीं वो नहीं पता। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि नहीं सर, इंटरेस्ट बना है, और इंटरेस्ट मेरा काफ़ी बना है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो सर बोलते ओके। फिर मैंने उन सर को ये बोला कि हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब मैंने एग्रीकल्चर ट्रेड लिया तो उसके 1 साल में ही मुझे ऐसा एहसास हो गया था कि एग्रीकल्चर एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, और मैंने एग्रीकल्चर चूज़ करके बहुत अच्छा किया है।
तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि ओके ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद मुझसे अगले पैनल मेंबर्स ने क्वेश्चन पूछना शुरू किए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा आपने इस पर्टिकुलर जो हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है, इस यूनिवर्सिटी से आपने एग्रीकल्चर करी है, तो आपको पता है कि ये कौन थे? किसी इंसान के नाम पे नाम था और वो बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं थे, जैसे इंदिरा गांधी या फिर लाल बहादुर शास्त्री, इस तरह के वो नहीं थे। वो एक बहुत ही प्लेस बेस्ड नेम था। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि जो ये पर्टिकुलर नाम है ये शिव भक्त थे। तो फिर सर मुझे कहने लगे कि नहीं, ऐसे तो मैं हूँ, तो अगर मैं भी शिव भक्त हो जाऊँ तो मेरा नाम ये थोड़ी हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा नहीं सर, एक्चुअली ये शिव भक्त थे और इनके नाम की वहाँ पे एक जगह भी है जिनका इनके नाम पे ही नाम दिया गया है, ये करके मैंने ऐसे उनको बताई कि इस नाम से जगह है। तो फिर सर ने कहा कि हाँ हाँ ये तो हमें पता है कि वहाँ उन्होंने दो जगहों के नाम बताए कि इसके और इसके बीच में वो जगह पड़ती है, लेकिन आप इनके बारे में और कुछ जानते हो कि इनकी जो स्टोरी थी वो क्या थी, ऐसा कुछ? तो इतना मुझे याद नहीं था क्योंकि मैंने इस बार उस टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ा था, ये मैंने पिछले साल पढ़ा था उनकी जो स्टोरी थी, तो वो मुझे इतनी क्लियरली रिमाइंड नहीं थी। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा स्टोरी तो मुझे नहीं पता। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ओके। फिर तीसरे पैनल मेंबर मुझसे सवाल शुरू उनका फेस काफ़ी हंसमुख था और मतलब इवन बाकी सारे मेंबर्स भी जब वो मुझसे पूछ रहे थे तो बाकी मेंबर्स बहुत स्माइल कर रहे थे और ऐसे एक्सप्रेशंस दे रहे थे जैसे कि वो मुझसे इंप्रेस हो रहे हैं। आई डोंट नो कि वो मुझसे इंप्रेस हुए या नहीं। बट जो थर्ड पैनल मेंबर थे उन्होंने मुझसे पूछना शुरू किया। उन्होंने मुझसे काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ें पूछी एग्रीकल्चर के रिलेटेड। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा बताओ, आपकी जो 1 हेक्टेयर लैंड होती है उसमें कितनी ज़मीन आती है? तो फिर मैंने उन्हें कहा कि सर अगर बीघा की बात करें तो 12.5 बीघा ज़मीन होती है। ये मैंने किसी से पूछा था पहले और मुझे बताया था उन्होंने, जो कि मेरी जॉब में है और वो काफ़ी प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। बट मैंने इस चीज़ को गूगल पे सर्च नहीं किया था कि क्या वाकई में 12.5 बीघा ज़मीन होती है, और मैंने अभी तक नहीं किया क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैं करती हूँ और गलत आता है तो वो फिर मुझे नर्वसनेस होती रहेगी कि मेरा आंसर जो था वो गलत था और मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ है। तो मैंने उन्हें बताया कि 12.5 बीघा होती है और अगर स्क्वायर मीटर की बात करें तो 10,000 स्क्वायर मीटर्स होती हैं। फिर उन्होंने मुझसे यही चीज़ दोबारा पूछी कि एकड़ कितने होते हैं? तो मैंने उन्हें बोला 2.47 एकड़ होते हैं। फिर उन्होंने पूछा स्क्वायर मीटर्स कितने होते हैं? तो फिर मैंने उन्हें कहा 10,000 स्क्वायर मीटर्स होते हैं। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि एक एकड़ में कितना बीघा होता है? तो फिर मैंने उन्हें, उस टाइम पे मेरा बिल्कुल कैलकुलेटिव माइंड वर्क नहीं कर रहा था क्योंकि मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा नर्वस थी। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि सर ये तो मुझे नहीं पता। फिर सर स्माइल कर रहे थे और सर स्माइल करते करते कह रहे थे तो अच्छा अगर आपको ये नहीं पता तो कैसे चलेगा, क्योंकि जब आप फील्ड जॉब पे जाओगे, एग्रीकल्चर जॉब पे जाते हो, फिर आपके पास किसान आएगा बोलेगा जी मेरे पास तो 20 बीघा ज़मीन है, तो आप कैसे हिसाब लगाओगे? तो मेरे को बिल्कुल उन्होंने मुझे उस सिचुएशन में ला के खड़ा कर दिया। लेकिन मेरे पास इसका आंसर पहले से रेडी था। तो जैसे उन्होंने अपना क्वेश्चन ख़त्म किया मैंने उन्हें कहा कि सर मैं इस बारे में पढ़ लूँगी। सर कहते ओके वेरी गुड और मतलब उस चीज़ से सर शायद इंप्रेस हुआ, आई डोंट नो वाई। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि इक्रिसैट का नाम सुना है? मैंने कहा हाँ। वो कहते कहाँ पे है वो? फिर मैंने उन्हें बोला हैदराबाद। तो ये एक काइंड रैपिड फायर राउंड शुरू हो गया था क्योंकि मैं आंसर दे जा रही थी और सर क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, वो भी सिंगल वर्ड। फिर सर ने कहा अच्छा एनडीआरआई कहाँ है? मैंने कहा करनाल में। फिर सर ने पूछा आईसीआर कहाँ है? तो मैंने कहा या न्यू दिल्ली या मुंबई, क्योंकि मैं हमेशा आईसीआर और नाबार्ड को साथ में पढ़ती हूँ और मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि उसका हालांकि मुझे माइंड में बहुत क्लियर था कि आईसीआर का न्यू दिल्ली है, बट मैंने ऐसे बोला। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा एनडीआरआई में क्या काम होता है? तो हम लोग एनडीआरआई अपने कॉलेज विजिट में गए थे तो वो चीज़ मुझे बहुत काम आई। मैंने कहा एनडीआरआई में सर डेयरी रिसर्च का काम होता है और वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री के रिगार्डिंग जो है वो बायोटेक्नोलॉजी वगैरह या बाकी चीज़ों से वहाँ पे रिसर्च करी जाती है। सर ने कहा अच्छा। फिर सर ने कहा एनिमल हस्बेंड्री का तुम्हें है नॉलेज? तो मैंने कहा सर ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत नॉलेज है। फिर सर ने कहा अच्छा एआई बता सकते हो क्या होता है? मैंने कहा हाँ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो कहते उसमें क्या होता है? तो मैंने कहा सर उसमें सीमन को आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करते हैं यूटरस में और उससे फिर एम्ब्रियो और उससे चाइल्ड डेवलपमेंट होती है आगे। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि मार्जिनल फार्मर कौन सा होता है? तो मैंने उन्हें बताया कि सर मार्जिनल फार्मर वो फार्मर होता है जिसके पास 1 हेक्टेयर। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि 1 हेक्टेयर में मार्जिनल फार्मर कौन सा होता है? तो मैंने उन्हें कहा कि मार्जिनल फार्मर वो होता है जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन होती है। तो उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन इस पे किया कि 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन कौन सी होती है, रेनफेड लैंड होती है या फिर इरिगेटेड लैंड होती है, उसका कुछ होता है? तो फिर मैंने तो ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो मैंने उन्हें कहा कि सर जहाँ तक मैं जानती हूँ ऐसा कुछ मैटर नहीं करता, अगर 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है तो वो मार्जिनल फार्मर कहलाएगा। फिर सर कहते कि नहीं जैसा मैं जानती हूँ नहीं, मुझे श्योर बताओ कि वेदर इट इज़ द मतलब क्या वो 1 हेक्टेयर से कम है तो मैटर करता है कि रेन फेड और वो सेम होता है या अलग अलग होता है?
तो उस टाइम पे सभी मेरी तरफ देख रहे थे पैनल मेंबर्स कि ये क्या बोलेगी। तो वैसे तो मैंने कभी नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा सर आई एम नॉट श्योर। फिर सारे कहने लगे अच्छा कोई बात नहीं। फिर उसके बाद सर ने मुझे पूछा कि रेन फेड क्रॉप्स क्या होती हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि सर रेन फेड क्रॉप्स वो होती हैं जिन्हें अलग से इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो सर कहते हैं मतलब कि उनमें इरिगेशन नहीं करनी होती। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं सर, कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उनमें इरिगेशन नहीं भी करेंगे, अगर हम उन्हें अलग से इरिगेशन नहीं भी देंगे तो भी वो बहुत अच्छा आउटपुट देती हैं, यील्ड देती हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ, रेनफेड क्रॉप्स वो होती हैं जो रेनफेड एरियाज़ में होती हैं। उन्होंने मुझे लिटरली ये डेफिनेशन दी। तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं उनको ये बोलती तो वो बहुत ही डम लगता, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा आंसर हो गया। तो फिर बस इसी के साथ थर्ड मेंबर ने मुझसे क्वेश्चनिंग जो है वो ख़त्म कर दी। फिर फर्स्ट मेंबर ने, जो सेंटर में बैठे थे पैनल मेंबर, उन्होंने मुझसे फिर से क्वेश्चन किया कि आप ये बताइए शबनम कि जैसे कि आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी फैमिली, आप अगर एएफओ बन जाते हैं तो आपको बहुत दूर पोस्टिंग आपकी सेंट्रली कहीं भी आपको पोस्ट किया जा सकता है। तो क्या आपके फैमिली या आपका जो रिलीजन है वो आपको परमिशन देता है, मतलब कि वो ओके है इस चीज़ से? तो मैंने कहा हाँ सर, मेरे को मतलब कि कोई इशू नहीं है ऐसा, वो मेरे को पर अलाउ करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक चीज़ और है कि अगर आप बाहर जाएंगे, अकेले रहेंगे, फिर आपको फील्ड विजिट पे जाना पड़ेगा, तो आपको टू व्हीलर पे भी जाना पड़ सकता है अकेले, तो क्या आपकी फ़ैमिली आपको अलाउ करती है? तो मैंने कहा हाँ सर, मेरी फैमिली मुझे अलाउ करती है। और मैंने इस चीज़ को बहुत ही आराम से बोला कि हाँ सर, मेरी फैमिली अलाउ करती है, कोई इसमें इशू नहीं है। तो वो शायद इस वजह से पूछना चाह रहे थे, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स अगर सेलेक्ट हो भी जाएँ तो क्या होता है कि एग्ज़ाम तो बच्चा अपनी मर्ज़ी से दे देता है, क्योंकि पेरेंट्स सोचते हैं कि इसका तो कहाँ ही क्लियर होगा। बट जब क्लियर हो जाता है तो कुछ लोग हो भी सकते हैं जो अलाउ ना करें अपने बच्चे को इतनी दूर। जैसे अगर मेरी साउथ में पोस्टिंग हो जाती है तो वो ना भेजे, तो इसकी वजह से उनको शॉर्टलिस्ट करने में दिक्कत आती है, क्योंकि उन्होंने जिसे शॉर्टलिस्ट किया वो नहीं आ रहा। तो मे बी उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन इस रीज़न की वजह से पूछा। इसके अलावा जो दो फीमेल कैंडिडेट्स थे उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन जो मेरे रैपिड फायर वाला राउंड हो रहा था जिस पे मैं सभी के सही जवाब दे रही थी, तो उनके बगल में ही फीमेल मेंबर बैठे थे और वो मुझे देख के बहुत ही इम्प्रेस्ड सा लुक दे रहे थे। और इसके अलावा मैं नहीं जानती वो क्या वाकई इम्प्रेस हुए मुझसे या नहीं। इसके बाद उन्होंने मुझसे बोला, सेंट्रल मेंबर ने, कि हाँ ठीक है शबनम, हमें आपसे बहुत ऑल द बेस्ट आगे के लिए और आप अब जा सकते हैं। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि थैंक यू सर, मुझे भी इंटरव्यू देके मतलब आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा ओके ओके। फिर मैं एग्ज़िट करती हूँ और मैंने डोर भी धीरे से क्लोज़ किया। वैसे अगर उस डोर को हम छोड़ भी दे रहे थे वो, तो वो धीरे धीरे ही क्लोज़ हो रहा था, तो आवाज़ आने का कोई इशू नहीं था। और इसी तरह से मेरा इंटरव्यू गया। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इंटरव्यू पिछली बार से काफ़ी अच्छा गया है। कुछ चीज़ें जो मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करी थी, जैसे पिछली बार मुझसे करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे थे, तो मैंने करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर करे थे। इवन जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप था। तो उन्होंने मुझसे उस बारे में कुछ नहीं पूछा, ना उन्होंने मुझसे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पूछा। मतलब इन शॉर्ट उन्होंने मुझसे करंट अफेयर बिल्कुल भी नहीं पूछे। और इसका उल्टा पिछली बार हुआ था कि उन्होंने मुझसे सब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं पूछा था, एक या दो क्वेश्चंस पूछे थे सब्जेक्टिव। इसके अलावा उन्होंने मुझसे पिछली बार इंट्रो पूछा था। इस बार मैं इंट्रो अच्छे से प्रिपेयर करके गई थी। इवन मैं ये चीज़ भी प्रिपेयर करके गई थी कि मैं उनको बोलूँगी कि हाँ, मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ और इस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं, और वो जो चीज़ है जिस पे हम काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, और उसके लिए एग्रीकल्चर में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन ना उन्होंने मुझसे ये चीज़ पूछी और ना मुझे बोलने का मौका मिला। इसके अलावा मैं ये भी चाहती थी कि मैं उन्हें बताऊं कि हाँ, मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, तो इससे इंप्रेशन अच्छा जाता है, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि हाँ, ये पिछली बार से प्रिपेयर कर रही है। बट नो डाउट उन्होंने अगर इस चीज़ पे ध्यान दिया कि मैं माइनॉरिटी हूँ, उन्होंने मतलब मेरा जो CV था वो पढ़ा, तो नो डाउट उन्होंने नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स भी पढ़े होंगे और उनको पता होगा कि मेरा सेकंड अटैम्प्ट है। तो कुछ इस तरह से मेरा इंटरव्यू गया था। आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके साथ क्या चीज़ें हुई और क्या वो प्रेडिक्टेड थी आपके द्वारा या नहीं प्रेडिक्टेड थी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरे साथ भी कोई शेयर करे कि उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा गया है। तो जब भी मेंस का स्कोर कार्ड आता है, प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स लिख के भेजिए, ताकि पता चल सके कि किस किस के कितने मार्क्स बन रहे हैं। और आई विश यू ऑल द बेस्ट। होप सो कि आप सभी जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं, वो सभी सेलेक्ट हो जाएं और उनको उनका बेस्ट रिजल्ट मिले जितने भी उन्होंने मेहनत की है। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।